गुड मॉर्निंग। अभी हम पढ़ रहे थे प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध का संयोजन यानी कनेक्शन पढ़ रहे थे। कोई सवाल लेकर आया डाउट वाला तो पहले वो करवा देते हैं। नहीं लगे कोई भी? क्या कह रहे हो? हाँ, ठीक ठीक। 7 बजे का ऐसा है मामला कि पहली बात तो हमें ये अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि फैकल्टी अवेलेबल है। 7 बजे अवेलेबल तो हो ही जाएगी। वो मेरा ही टाइम ऊपर नीचे चलेगा। हो गए मतलब क्या मैं करके आया हूँ? हो गए ऐसे थोड़ी हो गया। उन्होंने 7 दिन प्रयास किए थे। पहले उनसे पूरी बात पूछो। हाँ, ऐसे नहीं आप जो सीधा सीधा कह रहे हो। वो 6-7 दिन से वो प्रयासरत थे। तो फिर हमने भाई पूछा बाकी बच्चों से भाई 7 बजे में किसको दिक्कत है। तो शुरुआत में 5 बच्चों को दिक्कत थी तो हमने टाइम चेंज नहीं किया। मैंने क्या सोच फिर मैंने कहा भाई 5 बच्चों को पता किया तो फिर पता चला 3 जना तो इसलिए दिक्कत है उठ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा तुम बैठ जाओ। फिर जेन्युइन प्रॉब्लम बची है 2 बच्चों की। उनमें से एक बच्चा था विशेष रूप से जो आता था बस्सी से। था ना? हाँ तो मैं बताऊँ पूरा कैसे है। तो बस्सी से आता था तो मैंने कहा भाई तू ट्राई करना कि तू 7 बजे आ जाए। हम 2 दिन का टाइम दे देते हैं। आ जाए ओके है तो हम 7 बजे करें। नहीं आ पाए तो मुझे आके कल बता देना कि मैं नहीं आ पाऊंगा तो हम 8 ही रख देंगे। हम क्यों किसी को डिस्टर्ब करेंगे? है कि नहीं है? तो मामला ऐसा है, ऐसा नहीं है कि तुरंत कर दिया कर तुरंत ऐसा नहीं होता है। उसमें पूरा देखना पड़ता है। हैं? नहीं नहीं वो तो आपको क्या पता, आप सबकी जिम्मेदारी थोड़ी ले लेंगे। पूछ लिया आपने? देखो जिनको प्रॉब्लम है वो अभी तक तो आए नहीं है। तो 10 1 बजे के आसपास पूछेंगे। तो एक्चुअल में पता चलेगा भाई किसी को प्रॉब्लम है कि नहीं है। प्रॉब्लम हमारा क्या है कि हम जो प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं उस समय हम केवल जेन्युइन कंसिडर करते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा कहीं से आ रहा है वहां से बस ही नहीं आ रही है। पहली बात तो ऐसा है नहीं कि 7 बजे से आती नहीं है। जयपुर में लगभग जगह से 7 बजे पहुंच जाती है। क्योंकि आजकल दिन 5 5:30 बजे उग जाता है। आप जब उठोगे ना 5 बजे तो भी आपको उजास ही दिखेगा। कोई अंधेरा तो है नहीं अब। तो 5 5:30 बजे उजास होने लगता है। 6 बजे के आसपास तो चाय की दुकानें खुल जाती है। तो 7 बजे हमारी क्लास होती है तो वैसे कोई दिक्कत है नहीं। तो 7 बजे करने में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। करवा देते हैं 7 बजे करवा देते हैं ना। है? देखो कि किसी की भी करें वो कोई फिक्स नहीं होता है। मेरी क्लास 7 बजे नहीं हो सकती क्योंकि 7 बजे मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। तो मेरी तो वो 8 9 10 11 जो भी हो जाएगी। 7 बजे हम बैच के बारे में कल प्रोसेस कर देंगे। अभी कल से आपको आना नहीं है। 2 दिन लगेंगे, 2 3 दिन पहले पूछेंगे सबको। हाँ, तो इसका मतलब आप में से किसी ने भी प्रतिरोध का कोई भी संयोजन का डाउट्स नहीं लेके आए हो? हाँ, पढ़े नहीं तो ये तो बहुत घाटे की बात है। अब मैं आपको सवाल देता हूं, आप उसके उत्तर बताते रहना। ठीक है भाई? ये बड़े ध्यान से देखना होता है भाई प्रतिरोधों का संयोजन, क्योंकि प्रतिरोधों के ऊपर ही डीसी थ्योरी टिकी हुई है। जब प्रतिरोध का कनेक्शन ही नहीं होगा तो डीसी थ्योरी होगी कैसे? आप बताइए ए और बी के बीच प्रतिरोध का मान क्या है?
तो ऊपर लेना भाई। अमन सिंह का क्या है सवाल? फिजिक्स क्लास कब से चलेगी? चलेंगे भाई, थोड़े टाइम में चलाएंगे। कितने हैं उत्तर? किसका आया? ओके, कॉपी लेके आओ। और कॉपी लेके आ। डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, गलत कर रहा है, बैठा बैठा तुक्का लगा रहा है। कॉपी तो बैग से निकाली है नहीं। 20 ओम। मैं ध्यान से कर लेना, बाकी मेरे से उम्मीद रखना मत ज्यादा। ध्यान से नहीं करोगे तो यहां से बैठे बैठे ध्यान तो मुझे पड़ता है। हाँ मतलब जो भी है आप उत्तर निकालो। देखो मेरा एक बात का मानना है विशेष रूप से शुरू से ही, आप पेन चला के उत्तर निकालो। गलत आए तो गलत सही, सही आए तो सही सही। गलत आया है तो जैसे ही मैं करूंगा तो आपको पता चलेगा गलती आपसे हुई कहां है। और जिसने पेन ही नहीं चलाई उसको कैसे पता चलेगा गलती कहां हुई है? इसलिए करो, गलत हो जाएगा तुम सही करवा देंगे, बहुत बड़ी बात क्या हो जाएगी। सबसे पहली बात तो आपको इसमें कुछ लग नहीं रहा है कि क्या है, इधर तार तूर जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये वास्तविक में सवाल ऐसा है, जबकि सवाल है बहुत आसान। आपके कितना आया? आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप तो डिप्लोमा वाले हो, तैयारी किए हुए हो, जल्दी कर देते थे। ऐसे नहीं बनेगा, तू बना तो इजी से बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा, तुरंत बन जाएगा, बना तो। इतनी देर में इन्होंने तो उत्तर कईयों ने बता भी दिए हैं, कईयों के सही है, कईयों के गलत है। ये अच्छा सवाल है भाई। किसका आया? अभी भी 20 है या? तो बता 30 और 60 कौन से क्रम में है? 30 और 60 श्रेणी में है। और 20 और 30 कौन से क्रम में है? ये श्रेणी में नहीं है, ये भी श्रेणी में है। वो तो देखो आप गड़बड़ कर गए, बैठे बैठे ज्ञान फैल गए। मैं बता दूं क्या मामला है। मैंने आपको जो लाइन बोली थी वो लाइन में वापस रिपीट करता हूं। कम प्रतिरोध के रास्ते से धारा का प्रवाह ज्यादा होगा। मैंने ये कभी नहीं कहा कि कम प्रतिरोध के रास्ते से सारी धारा चली जाएगी। यदि मान ले फॉर एग्जाम्पल, मैं आपका कॉन्सेप्ट सही करता हूं, एक है ये मान लो 20 ओम, एक है 30 ओम। बता धारा किससे जाएगी, 20 ओम से जाएगी कि 30 ओम से जाएगी? तो उत्तर है दोनों से जाएगी। 20 ओम से धारा ज्यादा जाएगी, 30 ओम से धारा धारा जाएगी तो दोनों से। बात तो यही है। जैसे मान लो 20 ओम से धारा 3 एम्पियर जाती है तो 30 ओम से कितनी जाएगी? 2, क्योंकि 20 इंटू 3 कितना हो गया? 60। 30 इंटू 2 भी क्या हो गया? 60। समांतर वोल्टेज भी क्या है? बराबर। तो इसलिए अब तू वापस सोच, सारी धारा तो 20 से क्यों भेज रहा है? मैं बताऊं आपको, आप जो भेज रहे हो, आप कह रहे हो ये रास्ता ठीक है, ये सारी धारा 20 से चली गई। मैं कहता हूं ये भी तो हो सकता है, देखो यहां अभी तो बात आई नहीं, फिर केवल बात है कौन सी? 30। कुछ धारा 30 से जाएगी कि नहीं जाएगी? तो ये भी तो हो सकता है कुछ धारा 30 से जाएगी तो कुछ धारा किससे जाएगी?
अब बताओ कुल प्रतिरोध कितना है। अभी कॉन्सेप्ट तो, मामला तो कॉन्सेप्ट का ना, और किसका है? मामला तो कॉन्सेप्ट का है। तो एक सवाल का उत्तर देना इंपॉर्टेंट थोड़ी ना होता है, सवाल है समझ में आना चाहिए। अब जिन्होंने 10 ओम बताया है वो है 3 जने, है ना? दो तो इधर से कौन कौन थे? एक आपके, आपके तो आए ही नहीं 10 ओम, दिखा तो तूने ये लिखा तीनों समांतर में है। मुझे बता ये समांतर में कैसे है? नहीं दे, देख 10 ओम आगे का मामला नहीं है, हम पढ़ रहे हैं कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। कनेक्शन रेजिस्टेंस में बड़ा आराम से क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि डीसी थ्योरी सारी इसके ऊपर टिकी हुई है। यदि ये प्रतिरोध नहीं हिलेगा तो डीसी थ्योरी नहीं हिलेगी, इसलिए ध्यान से देखना पड़ता है। ये तीनों समांतर में है तो कैसे कैसे नहीं, अब उसको ध्यान से देखो। ये मान कितना है भाई? ए है ना, और ये शॉर्ट तार है तो ये मान भी कितना होगा? ए ही होगा, क्योंकि यहां से इनसे इनके बीच में कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है क्या? ये मान हमारे पास क्या है? बी। तो ये मान भी हमारे पास क्या है? बी। अब बताओ ए और बी के बीच प्रतिरोध कितना है? सबसे पहला 20 ओम किसके बीच में है? ए और बी के बीच में कितना ओम है? 20। ये 30 ओम किसके बीच में है? बी और ए, मतलब क्या होता है? ए और बी एक ही बात हुई है। ये 30 ओम है। ये 60 ओम किसके बीच है? अब बताओ कौन सा क्रम आया? समांतर क्रम आया, ऐसे। लॉजिक यही है ना, लॉजिक तो यही है कि भाई ये तो तार शॉर्ट हुआ तो ये ए है तो ये भी क्या रहा? ए ही रहा। ये बी है तो ये भी क्या रहा? बी रहा। बीच में प्रतिरोध होता तो मान अलग होता ना। अब तो सभी प्रतिरोध किसके बीच है? ए और बी के बीच। तो लो ए और बी के बीच। अब आ जाएगा। तो इसका मतलब है परसेंट टफ नहीं था। सबसे पहले जो लॉजिक लगाना था वो लॉजिक ही तो सीख रहे हैं। हो गया? अब तो मैं क्या सोल्व करूं, आप ही सोल्व कर देंगे। 1/RT बराबर 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। कुल मिला के सोल्व किया तो 1/RT 20 30 60 का ले सब कितना? 60। 20 का भाग 3, 30 का भाग 2, 60 का भाग 1, 6/। RT बराबर क्या आया? 60/6 बराबर कितना ओम आया? ये लो। हो गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए और बी के बीच प्रतिरोध कितना होगा?
थोड़ा सा माथा लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग, कोशिश करो आराम से। आपको परीक्षा वाला कोई सवाल टप तो देगा नहीं, सवाल थोड़ा लॉजिक देगा, वो कैच होना चाहिए। देखो कि यहां से धारा आएगी, धारा के पास जाने के लिए दो रास्ता है, एक ये और एक ये। इसमें यदि प्रतिरोध कम होता तो धारा क्या जाती, ज्यादा। इसमें प्रतिरोध है ही नहीं तो धारा क्या चलेगी, पूरी। अब आप मानेंगे नहीं कि कैसा पता चला पूरी गई, हो सकता थोड़ी सी रह गई हो। लॉजिक है ना। तो पता कैसे चला, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि ये दोनों है कौन सा क्रम, मुझे ये बता दो, समांतर क्रम। इधर प्रतिरोध दिख रहा है क्या, नहीं, तो क्या मान लें, 0 ओम। और समांतर क्रम प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R1 गुणा बटा R1 प्लस R1 का मान 0 गुणा 5 अपॉन 0 प्लस 5 बराबर क्या हो गया। इसका मतलब ये टोटल प्रतिरोध का मान यहाँ का क्या आया, 0। और ये 0 आया तो हमारे पास ये कनेक्शन बन गया कि नहीं बन गया। अब बता दो कुल प्रतिरोध का मान कितना आया। देखो कम प्रतिरोध के रास्ते से धारा जाती है ज्यादा, ज्यादा प्रतिरोध के रास्ते से धारा जाती है कम। यदि मान लो प्रतिरोध है ही नहीं तो धारा पूरी की पूरी चली गई, और यदि तार खुला है तो धारा बिल्कुल ही नहीं जाएगी। बात इतनी है। हो गया। अगला सवाल। 43 आया। क्यों, इस बीच को आपने काम में नहीं लिया, क्योंकि खुला है, खुला है तो इसमें धारा, तो धारा आएगी तो धारा केवल इसी रास्ते से जाएगी, और ये रास्ते से गए तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 15 प्लस 20 प्लस 8 बराबर 43 ओम, ये हुआ। चलो अगला हमारे पास एक और क्वेश्चन है। देखो कि
क्वेश्चन को अब जितने भी हम बेसिक बेसिक नेचर पे तो हमने किए हैं, अब थोड़े से कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा है तो इनको ध्यान रखना आप। ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 10 ओम है, ये हमारे पास 60 ओम है, ये 30 ओम है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और आर ए बी का मान ज्ञात करो। बाईस सौ में किसी के 20 है, किसी के 42 है। कोई बात नहीं, आप निकालो। सवाल तो टफ है नहीं, सवाल तो आसान है, लेकिन सवाल की खास बात होती है, आसान उसके लिए होता है जिसको आता है, जिसको नहीं आता उसके लिए वही सवाल क्या हो जाता है, टफ। कितना है आपके? 22 है? देखो, 20 और 10 कितने हो गए? 30। ठीक है, ये हो गए 30 ओम। जब ये 30 हो गए तो मैं एक परिपथ और बना देता हूं। ये हो गया हमारे पास 30 ओम, ये 60, ये 30, और ये कितना है? 10। अब बात आती है, ये तीनों ही कौन से क्रम में है? तीनों ही प्रारंभ इसी बिंदु से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तीनों ही आके खत्म तो यहीं पे होंगे ना भाई। ये यहाँ खत्म होने का मतलब क्या, इनके बीच में कोई प्रतिरोध तो है नहीं, तो ये तीनों खत्म यही माना जाता है। एक ही बात है, ये पूरा एक बिंदु ही तो माना जाता है। जब तक प्रतिरोध बीच में नहीं होता तो एक बिंदु ही माना जाता है। तो बताओ, ये हमारे पास कौन सा क्रम है? समांतर। समांतर में है तो देखो, आप सोल्व करोगे, 30 और 60 कौन सा क्रम है? समांतर। 30 और 60 से कितना आएगा? 20। फिर 20 और 30 कौन सा क्रम है? समांतर। तो हमारे पास मान कितना निकल कर जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। तो जो मैंने गोल घेरा किया इसका उत्तर आ जाएगा 12। और कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 10 + 12 बराबर 2200। इस गोल घेरे के बाहर आ जाएगा ना, ये तो कर ही लोगे।
चलो भाई, एक सवाल और लिखो। आ गया? 4.5 आया। किस किस का आया उत्तर? वाक्यों के क्या मामला है? एक वर्ग में भुजा कितनी होती है? और चारों ही भुजा का प्रत्येक का मान कितना है? 6 ओम। तो इसका मतलब है ये भी 6 ओम का, ये भी 6 ओम का, ये भी 6 ओम का, और ये भी 6 ओम का। यही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? दो कोई भी कोणा ले, कर्मागत लगातार ले, तो मैं ये ले लूं? कोई सा भी लो, दो कर्मागत कोणा बोला तो मैं ये ले लेता हूं। अब बताइए कि हमारे पास दो कर्मागत कोणों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो ये 6, इस 6 के बाद ये 6, इस 6 के बाद ये 6, तो कौन सा क्रम हुआ? श्रेणी क्रम हुआ। तो क्या होगा? जुड़ेगा। जुड़ेगा तो आप कहेंगे ये तो नीचे वाला तो 6 ओम का 6 ओम ही है। ये 6 6 6 कितने हो गए? 18। अब बताइए कौन सा क्रम में है ये? 6 और 18 कौन से क्रम में है? समांतर। अब तो सोल्व कर लोगे? कर लो, उत्तर लिख लो। तुम्हें श्रेणी और समांतर तो पता चल रहा कि नहीं चल रहा? ये भी मैं उस दिन आराम से बता के गया था। मैंने कहा ऐसा नहीं हो कि पता यही नहीं चले कि कौन श्रेणी में कौन समांतर में। लॉजिक लगाएंगे तो कौन सा लगाएंगे? हैं? यही पता नहीं लगता। आपकी फ्रिक्वेंसी काफी ज्यादा है, मेरा डाटा कैप्चर नहीं हो रहा है। आराम से बोलो। ये सेकंड वाला, सेकंड वाला तो मैं इसलिए बनाता हूं कि उनको जिंदगी में कभी भी कॉपी देखेंगे समझ में आएगा।
कि इसको देखने वालों को क्या देखना है कि यहां से आया क्या है 18। अब ये नहीं बनाता और मैं सीधा करता ना आगे, तब दिक्कत आती। इसलिए मैं डायग्राम बनाता हूं, क्योंकि मुझे पता है 4 महीने बाद कॉपी देखोगे तो ये पता चलना चाहिए कि ये वैल्यू आई किसके करने से। जैसे मान लो ये देखो, ये है 20 और 10 से कितना है 30। भाई इस समीकरण यही हुआ ना, फिर इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना है 12। तो उसको इतना ही लॉजिक लगाना, पूरा कहीं नहीं लगाना। देखना कोई सा भी जो मैं बताता हूँ पूरा में यही बताता हूँ, जहां डायग्राम बनता है वो डायग्राम पूरा बना के इसलिए गोल घेरा करता हूं। अब मेरे पास तो पर्सन है, मैं पर्सन के साथ छेड़छाड़ कर देता हूं। आप यदि छेड़छाड़ कर देंगे तो फिर दिक्कत है। हो गया? कौन सा क्रम है? समांतर। समांतर का सूत्र क्या होता है? R1 गुणा R2 अपॉन R1 प्लस R2। 6 चौक 24 बराबर कितना आया? 4.5। ठीक है, अगला लिखे। दो 2.5 है, आए नहीं। वो कह रहे हैं 2.5 नहीं, उनके 2.5 आया है। व्यास के दोनों सिरों के बीच प्रतिरोध पूछा ही है। बात ये देखो, दो 2.5 किस किस का आया? उत्तर इतने जनों का आ रहा है, बाकियों को पता नहीं, आ नहीं रहे। पहली बात तो तार का प्रतिरोध कितना है? 200। आप इसको यदि वर्ताकार रूप से मोड़ते हैं तो बताओ यहां से शुरू होगा और वापस खत्म भी कहां पर होगा? मतलब तो यही होता है वर्ताकार मोड़ने, मतलब जहां से शुरू हुआ वहीं से खत्म हुआ, यही तो होगा वर्ताकार मोड़ना।
तो ऐसे वर्ताकार मोड़ोगे तो हमारे पास 5 ओम प्रतिरोध तार का ऊपर रह जाएगा और 5 ओम ही कहां रह जाएगा, नीचे। और अब बताओ दोनों बिंदुओं के बीच प्रतिरोध कितना होगा, व्यास के दोनों सिरों के बीच। बस हो गया सवाल, कोई नया काम थोड़ी ना था, इतना ही तो मामला है। जैसे मान लो ये तार है, ये तार है, यहां से यहां तक का कितना ओम है, तो आप कहेंगे 10 ओम। जब मैं इसको वर्ताकार रूप से मोड़ूंगा तो जहां से शुरू होगा वहीं पे खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बताओ इसका अभी तक तो टोटल प्रतिरोध यहां से यहां करूं तो 10 ओम ही है। अब इसको मोड़ दिया तो बताओ आधा प्रतिरोध तो ऊपर वाली परिधि पर चला जाएगा, आधा नीचे वाली पे। अब व्यास के दोनों सिरों के बीच देखोगे तो क्या दिखेगा, समांतर। तो समांतर क्रम है तो 5 और 5 का समांतर क्या हो जाएगा, 2.5। ये हो गया। ये सब सवाल पूछे हुए हैं। हैं? क्या, कौन बोल रहा, किधर बोल रहा। पर आदमी नहीं दिख रहा है, मैं उत्तर उत्तर किसको दूं? हाँ, अच्छा ऊपर 10 ओम आएगा, नीचे कोई भी प्रतिरोध नहीं आएगा। ओके ओके, ये इनका बहुत अच्छा सवाल है। तो ये आपने कैसे लगाया दिमाग। मैंने ऊपर प्रश्न में कहा है कि एक चालक तार का प्रतिरोध है। तार का प्रतिरोध होता है कि नहीं होता है। ये तार है, इस तार का प्रतिरोध है कितना ओम है, 10 ओम। जब मैं इसको वर्त बनाऊंगा तो आप मुझे बताओ आधा भाग ऊपर रहेगा आधा भाग नीचे रहेगा कि नहीं रहेगा। वर्त बनाना तो जानते हो ना, जित आधा भाग ऊपर रहेगा आधा ही भाग रहेगा नीचे। मैंने ये थोड़ी कहा था कि एक चालक तार में 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। मैं कह रहा हूं तार का खुद का प्रतिरोध है 10 ओम। तार का, एक चालक तार का प्रतिरोध है 10 ओम। लाइन ये है तो आधा तार तो ऊपर आएगा, आधा ही तार का आएगा, तो 5 ओम ही ऊपर रहेगा, 5 ओम ही, इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2.5 ओम है। क्या हुआ, कुछ तो कुछ है तुम्हारे, उत्तर तुमसे हो नहीं रहे, माथा फोड़े तो पूरी कर रहे हो। अगला सवाल देते हैं। इसलिए मैंने कहा कोई डाउट है तो आप ले आओ, मैं पहले आपका डाउट करवा देता हूँ, बाकी अलग अलग तरीके से। अच्छा इनमें से कोई भी सवाल टफ नहीं है, जिसको भी जैसे सवाल समझ में आया, सवाल है 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, नहीं समझ में आया तो बैठे रहो, मामला वो ये बड़ा है, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। एक और देते हैं सवाल आपको। तीन समान मान के प्रतिरोधों का संयोजन कुल कितने प्रकार से हो सकता है।
दो प्रकार से, तीन प्रकार से, छह दिखा। दिखा दिखा, मैं मना नहीं करूंगा। बना, बना, हाँ चित्र बना गला, चित्र बनाएगा तो डेटा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा आया तीन प्रकार से, वो गलत है। चार प्रकार से किस किस का आया? इतने जनों के। आपके उत्तर सही है। कैसे तो बताएंगे ही। दो प्रकार से आया तो इसका मतलब है उनको दो ही प्रकार आते थे, आगे आते नहीं थे। देखो ऐसा है कि तीन प्रतिरोध है, तीनों ही समान मान के है कि नहीं है? तो हम ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं, आर 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 जोड़ दिया, ठीक है। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, आर आर और आर, ये भी ठीक ही बात है। तो दो प्रकार वालों का तो काम हो ही गया। तीन प्रकार वालों में देखो कि ये आपके दोनों श्रेणी में है, तीसरा इनके क्या आ गया भाई? समांतर में हो गया। चौथा प्रकार ये है, हो गया। देखो चारों अलग अलग प्रकार जुड़े हुए हैं, आप इसके अलावा कोई भी प्रकार से जोड़ सकते हो तो जोड़ के दिखाओ, है? हाँ, यही मामला है, इसलिए एक बार बनाने पर थोड़ा क्लियर हो जाता है। तो अब देखो कि ये चार प्रकार से ही मान संभव है और चारों मैंने संयोजन। आप ट्राई करो, कोई पांचों संयोजन कनेक्शन जोड़ के दिखाओ कि लो सर ऐसे जोड़ सकते हैं, तो इन चारों में से कोई ना कोई एक मिलेगा आपको। जो भी जोड़ के देख लो वो आपको इनमें से ही मिलेगा, जो भी जोड़ोगे। हाँ, ये तीन समान मान गए तो क्या होता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। यदि मान लो तीन असमान मान के होते तो टोटल कुल कितने संयोजन होते हैं? कितने होते हैं भाई? आठ संयोजन होते हैं। तो तुम्हारे कम पड़ गए फिर, असमान मान के होंगे तो आठ बनेंगे। देख, एक दो तो ये बनेगा, ये यहाँ R1 भी आ सकता है, R2 भी आ सकता है, R3 आ सकता है, तीन। R1 आ सकता है, R2 आ सकता है, R3 आ सकता है, तीन। तीन तीन छह, दो, रख के देख लो टोटल कितने। असमान मान के होते तो आठ, समान मान के तो चार। यदि समान मान के एक बच्चा कह रहा है समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं समझ में आ रहा तो। अब तीन श्रेणी जोड़ लिया, इनको समांतर जोड़ लिया, दो श्रेणी के साथ एक समांतर, दो समांतर के साथ एक श्रेणी। अब पांचों कनेक्शन बढ़ो, इन्हीं में से बनेगा। ऑनलाइन वालों का भी देख लो। हाँ भाई, क्लियर? अब कोई डाउट लेके आया तो पूछ लो, पहले आपका डाउट करवा देते हैं, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज और स्टार डेल्टा संयोजन। बाकी बेसिक बेसिक आपका प्रतिरोधों का संयोजन हो गया है। अब आप सवाल कैसा भी लो, मैं आपको करवा दूंगा। छोड़, तो कैंसिल कर दे। तुम्हारा कहने का मतलब दो समान और एक है समान। हाँ तो रख लेना, बना के देख ले, ये तो बना के देखना ना, इसका कोई सूत्र तो होता नहीं है। चार है तो चार ही बना के देखना, आठ है तो आठ ही बना के देखना, बना के देख ले।
और कोई डाउट है भाई, कोई सवाल? कोई भी प्रतिरोध के संयोजन का सवाल है तो ले आओ। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? थोड़ा पढ़ लिया करो ताकि डाउट आए, नहीं पढ़ते इसलिए डाउट नहीं आता है। कारक मतलब प्रतिरोध के कारक कौन से है? प्रतिरोध के कारक लंबाई है, प्रतिरोध के कारक क्षेत्रफल है, प्रतिरोध का कारक तापमान है, प्रतिरोध का कारक है पदार्थ की प्रकृति, यानी कौन सा पदार्थ का बना हुआ है? हाँ, एक इनका ठीक है सवाल है। ये सवाल उत्तर मैं आपको दे देता हूं, बाकी तो वैसे भी नहीं पढ़ा, पता चलेगा ना। 5/6 वो फिक्स होता है, जो इसका सवाल था। सवाल एक सवाल है जो जूनियर इंजीनियर की परीक्षाओं में पूछा जाता था कि एक घन प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन किया गया है। एक घन में किनारे कितने होते हैं? 12। और सभी प्रतिरोध समान मान के, घन का मतलब ही क्या है? भुजा समान है तो प्रतिरोध क्या है? समान। तो उनके विकिरण में एक दूसरे का आमने सामने में प्रतिरोध का कुल मान कितना आएगा? 5/6 आएगा। सोल्व भी कर सकते हैं, बड़ा होता है लंबा, 1-1.5 पेज भरता है, तब जाके सोल्व होता है। ये 12वीं की क्लास में भी है, 12वीं के सिलेबस में भी है, और गेट में जूनियर इंजीनियर में उनमें पूछा जाता है। 5/6 होता है, उधर ही मान याद ही रखना पड़ता है। सोल्व होता है, कौन कहता है? हाँ, ऐसे सोल्व होता है। मैंने कहा 1.5 पेज भरते हैं, सोल्व होता है। मैंने सोल्व कराता हूँ। एक बार क्लास में बच्चा था, उसने कहा नहीं नहीं सर मुझे सोल्व करा के दिखाओ। मैंने सोल्व कराया पूरा। मैं तो गेट में किया तो पूरा, गेट में तो आते ही वैसे सवाल है, तो मैंने पूरा किया, 1.5 पेज भरा। उसने कहा इससे तो अच्छा मैं याद ही कर लूंगा। तो मैंने कहा इतनी देर से मैं यही तो कह रहा था। फिर कहा ठीक है। मैंने कहा नहीं अब तुम लिख, मैंने जो बनाया है, क्योंकि 12 प्रतिरोध लगेंगे, 12 का संयोजन चलेगा, और वो धारा के साथ कनेक्शन दिखाना पड़ता है, तब जाके सोल्व होता है। तो होता है कोई है सवाल बोलना, मैं समझा दूं। ये 30, 60, 30 कौन से क्रम है? वह सोल्व कर ले अब। भाई ये पता चल गया समांतर क्रम है, उसके बाद तो सोल्व ही करना है। किस करने हुआ? बदल लो, कॉपी लो। समांतर क्रम है और सोल्व किया नहीं हुआ तो लो कॉपी। मैं आपको बताता हूँ गलती कहां हुई है। हाँ, लेके आओ, कोई भी ले आओ कि भाई तीनों समांतर मान लिया, फिर सोल्व किया 12 नहीं आया तो वो लेके आओ कॉपी। मैं बता देता हूँ ना, कहा कैलकुलेशन में गड़बड़ है। भाई गड़बड़ तो कैलकुलेशन मिलेगी। 30, 60, 30 का ले से बता 60, ऊपर आएगा 2, 1, 2, 2, 2, 4, 1, 5,
5/60, उल्टा किया तो 60/5, आया 12। हाँ? अच्छा, दो एक एक कोनों के बीच पूछ ले तो हाँ, तो वो तो वही आएगा। है फोरम। फोरम के लिए देखो कि 3 जगह हैं जो राजस्थान वालों के लिए सबसे अच्छे से हैं। एक तो अच्छा अजमेर खुद है, मैं कायदे एक बात बताऊं भाई। दूसरा अच्छा है राजस्थान वालों के लिए सबसे अच्छा होता है अहमदाबाद, दूसरा सेकंड नंबर प्रायोरिटी पर आता है। मैं बताऊं ना, क्योंकि अहमदाबाद में फोरम भरने वाले होते राजस्थान के, तो अहमदाबाद की सीटें राजस्थान की मानी जाती है। क्योंकि जितने भी फोरम भरेंगे उसमें 80% सीटें खाते हैं वो राजस्थान के ही होते हैं, 20% दूसरे लेते हैं। ठीक है, तो वो भी राजस्थान की हो गई। अब होता है कट ऑफ कम का मामला। कट ऑफ कम के लिए मामले के लिए क्या होता है, जाना पड़ता है हमें साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में क्यों जाते हैं कि साउथ इंडिया वाले जो खुद पढ़ते हैं वो हायर एजुकेशन ज्यादा लेते हैं, आईटी वगैरह कम करते हैं। तो उनका वो मामला ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता नहीं है ज्यादा कि वो आईटी की जॉब करें, थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू कम रहता है। वहाँ शादी होती है ना, तो उसमें कार्ड में आगे बंदे के नाम के आगे डिग्री लिखी जाती है, वहाँ प्रचलन वो बड़ा मामला है। तो वहाँ हायर एजुकेशन को प्राथमिकता रहती है। आप देखोगे जितने भी साइंटिस्ट होते हैं हमेशा साउथ इंडिया का नाम मिलेगा। लगभग कोई भी साइंटिस्ट नाम पर तो कौन सा मिलेगा, साउथ इंडिया का। हायर एजुकेशन वहाँ प्रायोरिटी होती है, वहाँ बीटेक किया, फिर एमटेक किया, एमबीए किया, मतलब अच्छा खासा कोर्स करते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि 3 जगहों के बच्चे आते हैं परीक्षा देने। एक राजस्थान से आते हैं, एक यूपी से आते हैं, एक बिहार से आते हैं। इन 3 जगहों से आते हैं। एक बिलासपुर में सीटें हैं, लेकिन बिलासपुर में यूपी और बिहार के ज्यादातर बच्चे वहां फॉर्म भरेंगे। सिकंदराबाद में वही है, साउथ इंडिया में ही है, वहां भी ये तीनों ही जाते हैं। चेन्नई में थोड़ा राजस्थान वाला थोड़े ज्यादा जाते हैं, ये उनकी तुलना पता नहीं क्यों, लेकिन है ऐसा। तो सिकंदराबाद की तुलना में चेन्नई में कट ऑफ कम रहती है अभी तक। हाँ, गुवाहाटी में आप जा नहीं सकते। इसका कारण है क्योंकि गुवाहाटी आप जाओगे तो कौन से राज्य को क्रॉस करके जाओगे बताओ। यूपी को पहले, फिर करोगे बिहार को, फिर कोलकाता को, फिर जाओगे, तो वो सारे बच्चे भी तो उधर जाएंगे। अब तुम क्रॉस करते समय रास्ता देखो। अब तुम साउथ इंडिया की तरफ जाओगे तो क्या क्रॉस करके जाओगे, मध्य प्रदेश, फिर ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, यही क्रॉस करके जाओगे ना। यहां के बच्चे वहीं पढ़ते हैं, उसी आरआरबी में, ज्यादा दूर जाते नहीं है, है? कब कितनी गई, कब? 18 में? तो आप ऐसे नींद में तुक्का लगना शुरू कब किया आपने? 18 में गुवाहाटी की ग्रुप डी की कट ऑफ है 76 नंबर, अजमेर के 74 नंबर 18 में। मैं जनरल की कट ऑफ बता रहा हूं भाई। मैं देखो, बाकी कैटेगरी वाइज तो कट ऑफ आप देख लेना, मैं जनरल की कट ऑफ बता दूं, बाकी कितनी कट ऑफ याद रहेगी मुझे, ये कट ऑफ। अच्छा, वो कट ऑफ ज्यादा क्यों गई? क्योंकि 2018 से पहले वाली जो भर्ती आई थी उसमें सबसे कम गई थी गुवाहाटी में। तो 18 में सब ने भर के फॉर्म गुवाहाटी डाले, वो गई कट ऑफ ऊपर। मामला ये था। 22 वाले में कम जा सकती है, 20-22 वाले में, क्योंकि वापस तंग हो गए उधर तो ज्यादा जा रही है तो वापस कम हो जाए। तो कट ऑफ का मामला ऐसा होता है। कट ऑफ का सिंपल मामला है कि आपको देखो पुलिस की वैकेंसी आएगी और आपको पता चलेगा जयपुर में सीट ज्यादा है, सारे फॉर्म जयपुर डालेंगे तो कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी। कट ऑफ तो कोई बता थोड़ी ना सकता है, जनरल बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा होता है सामान्यतः। गुवाहाटी के बारे में आप कभी भी आ जाओ, ज्यादा कंफर्म रहना नहीं, क्योंकि गुवाहाटी में यदि एक बार कट ऑफ कम गई है तो बिहार वालों का तो गुवाहाटी नजदीक ही पड़ता है। बात सही है कि नहीं? यूपी वालों के भी हमने हमारी तुलना में नजदीक पड़ेगा। सबसे ज्यादा बच्चे यूपी बिहार, उसके बाद है राजस्थान के।
हम उधर क्यों जाएंगे? हमें इससे अच्छा तो मुंबई चले जाए, वो उधर वाले कम आएंगे और मुंबई में सीट अच्छी आती है। तो आप रास्ता चेक करो ऐसे, क्योंकि आप कौन से स्टेट को क्रॉस करके जाते हो वो देखना पड़ता है। एक सीट पर कितने बच्चों का कंपटीशन है, उसका तो उत्तर यह है कि एक सीट पर लगभग 10 बच्चों का कंपटीशन होता है पढ़ने वालों का। बाकी सब फॉर्म भरते हैं, पढ़ने वाले इतने होते हैं। ईडब्ल्यूएस तो 22-23 का, हाँ 23-24 का तो बनेगा भी, अब से शुरू होगा, आज से। हाँ लगना चाहिए ना हमारे हिसाब से, तो 23-24 का तो अब बनेगा ना। मतलब 23-24 का कहने का आपका तात्पर्य क्या, मैं अर्थ बता देता हूं मेरी तरफ से। 23, मुझे नहीं पता वहां आईटीआर में क्या लिखा जाता है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का वो अब बनेगा, आ जाइए 1 अप्रैल, क्योंकि ये हमेशा फाइनेंशियल ईयर का बनता है। तो आपके जो भर्ती है ना, उससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर का है तो सही है। आपके पास यदि मान लो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का है तो सही है वो। हाँ कोई दिक्कत नहीं। फाइनेंशियल ईयर तो खत्म है, कल हुआ ना, कल रात को 12 बजे खत्म हुआ। हाँ तो शुरू हुआ वापस नया फाइनेंशियल ईयर। हाथों हाथ कहां से बनेगा, भर्ती आई तब देखो कौन सा था, उस फाइनेंशियल ईयर का बना हुआ सही है ऑटोमेटिक। दोनों